नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरियन से स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ईयर वाज द राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन established? राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 1961, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1984, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आंसर सी 1972 में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका देख लिया जाए। RRRLF was founded in 22 मई 1972, 22 मई 1972। करेक्ट याद रखिएगा, 22 मई 1972। द इंटरनेशनल बुक ईयर सेलिब्रेशन विद द स्लोगन बुक्स फॉर ऑल। RRRLF की स्थापना 22 मई 1972 में बुक्स फॉर ऑल नारे वाले अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष के अवसर पे हुई थी। तो ये करेक्ट डेट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, RRRLF is fully financed by which union ministry? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन को पूर्ण रूप से वित्त पोषण किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है और इसी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको फाइनेंस दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर है बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ RRRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता सॉल्ट लेक सिटी, ऑप्शन डी बेंगलुरु और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है कोलकाता सॉल्ट लेक सिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच एक्ट इज RRRLF रजिस्टर्ड? राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है? ऑप्शन देखते हैं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961, पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961। ऑप्शन सी है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882। ऑप्शन डी है कंपनीज एक्ट 2013,
कंपनी अधिनियम 2013, नन ऑफ द एबव। यहां देखकर आपको पता लग जाएगा कि ये तो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ओके, तो अब कौन हो सकता है? तो करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। सामान्यतः सारे सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत होता है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961, पश्चिम बंगाल सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के अंतर्गत हुआ है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ RRRLF, सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी? RRRLF सुप्रीम मेकिंग पॉलिसी बॉडी के सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय को क्या कहा जाता है? पॉलिसी मेकिंग बॉडी उसमें क्या है? चलते हैं, बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, द फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो है उसके अंदर कौन है। तो करेक्ट आंसर है द फाउंडेशन। जो नीति निर्माण करता है उसका नाम है द फाउंडेशन। करेक्ट आंसर है बी। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। द सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ RRRLF is called the foundation. It consists 22 members. इसमें 22 मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट, कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फ्रॉम अमंगस्ट इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, लाइब्रेरियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स। और कहाँ से आते हैं? जो शिक्षाविद होते हैं, लाइब्रेरियंस होते हैं, प्रशासक होते हैं या सीनियर ऑफिशियल होते हैं, वो उनसे नॉमिनेट किया जाता है। द मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी इज द चेयरमैन ऑफ RRRLF। अब RRRLF का चेयरमैन कौन होगा? तो मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जो है ये होगा, यानी इस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो है जो मिनिस्टर होगा वही इसका नॉमिनेटेड चेयरपर्सन होगा। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय फाउंडेशन कहलाता है। इसका सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय फाउंडेशन कहलाता है। इसमें भारत सरकार द्वारा प्रख्यात शिक्षाविदों, पुस्तकालयाध्यक्षों, प्रशासकों और वरिष्ठ अधिकारियों में से नामित 22 सदस्य होते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका है, 22 सदस्य 22 मेंबर्स होते हैं और उनको जो है नॉमिनेशन किया जाता है, नामित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और उसका नॉमिनेटेड चेयरपर्सन जो होता है वो उस मंत्रालय का मंत्री होता है। ठीक है, भारत के संस्कृति विभाग के मंत्री या उनके द्वारा नामित व्यक्ति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आ गया क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द फाउंडेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन में भारत सरकार के द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 30, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर आपने अभी जाना कि 22 सदस्य नामित किए जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन है सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
हु इज द चेयरमैन ऑफ RRRLF एज जुलाई 2025, यानी आज तक RRRLF के अध्यक्ष कौन है, यानी वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। ए श्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन सी श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन डी प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, ये मंत्री जी हैं और यही उसके चेयरमैन हैं। ऑप्शन बी है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए एक्सप्लेनेशन इसमें क्या लिखा है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत is the present chairman of RRRLF and Professor Ajay Pratap Singh, Director General, is the executive head and ex officio member secretary of the foundation। मतलब ये कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी RRRLF के वर्तमान अध्यक्ष हैं और महानिदेशक हैं कौन, अजय प्रताप सिंह। ये जो है RRRLF के कार्यकारी प्रमुख और पदेन सदस्य सचिव हैं। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डायरेक्टर जनरल एंड एक्स ऑफिसियो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ RRRLF। अभी पिछले क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 7 में इसका आंसर दिया गया था। तो ऑप्शन ए है अजय प्रताप सिंह, ऑप्शन बी है BV शर्मा, ऑप्शन सी है डॉक्टर V वेंकटा राव, ऑप्शन डी श्री पार्थ सारथी और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। अभी आपको बताया था कि एक्स ऑफिसियो मेंबर पदेन सदस्य सचिव कौन है, अजय प्रताप सिंह। करेक्ट आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर मैचिंग स्कीम what is the central state share for most states excluding northeast states। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है उसमें सेंटर का और स्टेट का शेयर कितना होता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। मैचिंग स्कीम मीन्स यहाँ मिलान अनुदान योजनाओं में अधिकांश राज्यों पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर के लिए केंद्र राज्य अंश कितना है, यानी सेंटर के द्वारा इशू किया गया और स्टेट के द्वारा इशू किया गया का रेशियो क्या है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे आपका 72 और 25। वैसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं 50, 60, 40, 70, 25, 19, 10। तो इन सब आंसर में से करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। 70% आपको सेंटर से जाएगा, 75% आपको सेंटर से जाएगा और 75% इसमें जो है सेंटर से और 25 स्टेट से। तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी भी आ सकता है। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर नेशनल मिशंस ऑन लाइब्रेरी स्कीम NML स्कीम के अंतर्गत क्या है, इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट को छोड़ करके सभी स्टेट में सैंक्शन अमाउंट सेंट्रल स्टेट शेयर इज 75-25। अभी जो क्वेश्चन था हमारा कि नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके बाकी सारे स्टेट में कितने हैं, तो 75-25। अब जरा दूसरा कंडीशन देखा जाए,
नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सैंक्शन अमाउंट सेंट्रल स्टेट शेयर 90-10, बहुत इंपॉर्टेंट, वहां स्टेट 10 देते हैं, वहां जो है स्टेट जो है 10 देता है तो सेंटर 90 देता है, कहाँ, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। अब आगे तीसरा कंडीशन क्या है, यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश विद लेजिस्लेचर, जहां पर लेजिस्लेचर है यानी विधानसभा या विधान परिषद है, वहां पर क्या मिलता है, वहां पर 75 और 25, यानी सेंटर का 75 और स्टेट का 25, यानी ये तो इसी के बराबर है, दोनों सेम है। अब यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट, यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, जहां विधानसभा नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे कि आपका चंडीगढ़, तो वहां पर अमाउंट क्या है, सेंट्रल शेयर 100%, वाह, सेंट्रल शेयर जो है 100% है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको ख्याल रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लेटेस्ट डेटा है 27 मार्च 2025 का, ये सारा लेटेस्ट डेटा जो अभी बताया वो है 27 मार्च 2025 का लेटेस्ट डेटा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स द सेंट्रल स्टेट मैचिंग रेशियो इज, रेशियो क्या है, देखिए अभी क्वेश्चन आ गया, नॉर्थ ईस्टर्न सेंट्रल स्टेट में, सेंट्रल स्टेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सेंट्रल स्टेट का क्या रेशियो है, तो आप बता सकते हैं, ऑप्शन ए है 70-30, ऑप्शन बी 75-25, ऑप्शन सी 80-20, ऑप्शन डी 90-10। तो करेक्ट आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 90 सेंटर से और 10% स्टेट से दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। In union territories without a legislature, the central share under matching assistant is, विधानमंडल न होने वाले केंद्र शासित प्रदेशों में मिलान सहायता के अंतर्गत केंद्रीय अंश है। अभी आपको बताया था जहां लेजिस्लेचर नहीं है, विदाउट लेजिस्लेचर, तो वहां क्या मिलता है, 70%, 75%, 90%, 100%, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा, 100%, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द क्रिएशन ऑफ फैसिलिटीज फॉर दिव्यांगजन रीडर्स इज कैटेगराइज्ड एज अ, दिव्यांगजन पाठकों के लिए सुविधाएं सृजित के रूप में वर्गीकृत है, किस रूप में है भाई, क्या यह मैचिंग स्कीम है, मिलान योजना है, नॉन मैचिंग है। जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो दो तरह के हैं, एक मैचिंग स्कीम और एक नॉन मैचिंग स्कीम। तो मैचिंग स्कीम में क्या आता है, नॉन मैचिंग स्कीम में क्या आता है, उसी से क्वेश्चन है ये। स्पेशल ग्रांट, विशेष अनुदान, एंडोमेंट फंड, न्यास निधि, नेम ऑफ द नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है करेक्ट आंसर है मैचिंग स्कीम, मैचिंग स्कीम, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। The scheme is known as matching scheme of assistance towards creation of facilities for दिव्यांगजन readers। इस स्कीम, मैचिंग स्कीम का नाम ही है, स्कीम का ही नाम है मैचिंग स्कीम टुवार्ड्स क्रिएशन ऑफ फैसिलिटीज फॉर दिव्यांगजन रीडर्स। अब ये स्कीम ही है, ये मैचिंग स्कीम है। The objective of the scheme is to support and promote general public libraries। इसका क्या है कि सार्वजनिक पुस्तकालयों को प्रोत्साहन और समर्थन देना, पब्लिक लाइब्रेरीज ऑल ओवर द कंट्री,
कहाँ? सिर्फ कंट्री में, किसी खास स्टेट में नहीं, सारे पूरे कंट्री में, ऑल ओवर द इंडिया। किस लिए? टू अट्रैक्ट द डिफरेंटली एबल्ड यूजर्स ग्रुप, जो दिव्यांग जन है वैसे ग्रुप को अट्रैक्ट करने के लिए ये सपोर्ट दिया जाता है। टू अ लाइब्रेरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग हैबिट्स, और रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाना है, उसमें दिव्यांग जन के रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाना है। प्रोवाइड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनेबल देम टू पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिटी। अब देखिए जरा हिंदी इसका देखिए। इस योजना को दिव्यांग जन पाठकों के लिए सुविधाओं के सृजन हेतु सहायता की समतुल्य योजना के रूप में जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में सार्वजनिक पुस्तकालयों को समर्थन और प्रोत्साहन देना है। क्यों? ताकि दिव्यांग उपयोगकर्ता समूहों को पुस्तकालय की ओर आकर्षित किया जा सके और उनमें पढ़ने की आदत विकसित की जा सके। आप समझ सकते हैं कि रीडिंग हैबिट्स के लिए दिया जाता है, बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जा सके और उन्हें समुदाय में भाग लेने और योगदान करने में सक्षम बनाया सके। क्योंकि वो दिव्यांगजन है तो उनको कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, इसलिए ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इस चीज को राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के डॉक्यूमेंट्स में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, असिस्टेंस फॉर डेवलपिंग एन RRRLF नॉलेज कॉर्नर इन पब्लिक लाइब्रेरीज इज प्रोवाइडेड अंडर। सार्वजनिक पुस्तकालयों में RRRLF नॉलेज कॉर्नर के विकास हेतु सहायता किसके अंतर्गत दी जाती है? सेम चीज, या तो मैचिंग स्कीम होगी या नॉन मैचिंग स्कीम होगी। तो आप देखिए किसके अंतर्गत दी जाती है? मैचिंग स्कीम, ऑप्शन बी नॉन मैचिंग स्कीम, ऑप्शन सी कॉर्पस फंड, ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उपक्रम, नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर इसका है नॉन मैचिंग स्कीम, गैर मिलान योजना। गैर मिलान योजना, नॉन मैचिंग स्कीम इसका करेक्ट आंसर है, आंसर बी। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए इसका। असिस्टेंस फॉर डेवलपिंग एन RRRLF नॉलेज सेंटर, इसका नाम याद रखना आपको। displayed in the application form is titled non-matching scheme of financial assistance for development of RRRLF knowledge corner। चलिए तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RRRLF begin collaborating to develop district youth resource center, very important, district youth resource center in which year? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कुछ कोलैबोरेट कर रहा है तो किस साल किया? जिला युवा संसाधन केंद्र के विकास हेतु RRRLF ने किस वर्ष सहयोग प्रारंभ किया? तो करेक्ट आंसर आपको चूज करना है 1999 to 2000, ऑप्शन बी 2005 to 6, ऑप्शन सी 2010 to 11, ऑप्शन डी 2015 to 16, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2005 से 6 के बीच में जो है ये सहायता शुरू की गई, डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर को विकास करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर आर डेवलप्ड बाय RRRLF इन कोलैबोरेशन विद, किसके साथ कोलैबोरेशन कर रहा है? ए नेशनल बुक ट्रस्ट, बी नेहरू युवा केंद्र संगठन, ऑप्शन सी IGNCA, ऑप्शन डी नीति आयोग,
ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है नेहरू युवा केंद्र। ये जो प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर जो है नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर है बी नेहरू युवा केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which slogan linked to the International Book Year 1972 is highlighted in the RRRLF history? कोई स्लोगन है इंटरनेशनल बुक ईयर 1972 में आया था, शुरू किया गया था। तो RRRLF का हिस्ट्री उससे रिलेटेड है। उस समय कोई नारा दिया गया था। चलिए कौन सा नारा है? ऑप्शन ए रीड टू ऑल, ऑप्शन बी बुक्स फॉर ऑल, ऑप्शन सी लाइब्रेरी पावर पुस्तकालय शक्ति, ऑप्शन डी डिजिटल फर्स्ट, ऑप्शन ई नॉन ऑफ एबव। तो करेक्ट आंसर आपको दिख रहा होगा बुक्स फॉर ऑल। यही नारा दिया गया था इस इंटरनेशनल बुक ईयर 1972 में, यह नारा दिया गया था और इससे उसी टाइम यह RRRLF स्थापित हुआ था। तो ये इसके हिस्ट्री से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। RRRLF इज द नोडल एजेंसी फॉर प्रमोटिंग विच लाइब्रेरी सेक्टर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। RRRLF किस पुस्तकालय क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु नोडल एजेंसी है? ऑप्शन ए एकेडमिक लाइब्रेरी शैक्षिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी स्पेशल लाइब्रेरी विशेष पुस्तकालय, ऑप्शन सी पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी संसदीय पुस्तकालय, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर है सी सार्वजनिक पुस्तकालय। ये जो है सार्वजनिक पुस्तकालय क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्थापित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, RRRLF works with state through which committee? RRRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन राज्यों के किस समिति के माध्यम से कार्य करता है? ये राज्य में डायरेक्ट काम नहीं करता, किसी समिति के माध्यम से काम करता है। वो समिति का नाम आपको ढूंढना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बोर्ड, ऑप्शन सी रीडिंग प्रमोशन काउंसिल पठन प्रोत्साहन परिषद, ऑप्शन डी नॉलेज कमीशन ज्ञान आयोग, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेट लाइब्रेरी प्लानिंग कमेटी, राज्य पुस्तकालय नियोजन समिति। इसी कमेटी के थ्रू स्टेट में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी जोनल ऑफिसेस डज RRRLF प्रेजेंटली ऑपरेटेड? वर्तमान में RRRLF के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जोनल ऑफिस हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है 5, ऑप्शन बी। RRRLF के 5 जोनल ऑफिसेस हैं। चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। There are 5 zones such as North East Zone, Guwahati, Eastern Zone, Kolkata, Northern Zone, Kaushambi UP, Western Zone, Mumbai and Southern Zone, Chennai। इसमें कुल 5 जोन हैं। उत्तर पूर्व जोन गुवाहाटी में है, पूर्वी जोन कोलकाता में है, उत्तरी जोन कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी जोन मुंबई में है और दक्षिणी जोन चेन्नई में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टैगोर बिब्लियोग्राफी इज द पब्लिकेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन?
टैगोर बिब्लियोग्राफी किस संस्था का पब्लिकेशन है? ऑप्शन ए है IGNCA, ऑप्शन बी RRRLF, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी ICSSR, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये जो है टैगोर बिब्लियोग्राफी, टैगोर ने जितनी बुक्स लिखी, जितने बुक्स उनके बारे में लिखा गया, सबका संग्रह करके वो पब्लिश करता है। और अब वेब टैगोर वेब बिब्लियोग्राफी उसके साइट पे दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द मैचिंग स्कीम दैट हेल्प्स लाइब्रेरीज एक्वायर कंप्यूटर्स एंड टीवी CD DVD इक्विपमेंट्स इज एम्ड एट। पुस्तकालयों को कंप्यूटर तथा टीवी CD DVD उपकरण दिलाने वाली मिलान योजना का उद्देश्य है। यानी मैचिंग स्कीम का क्या पर्पस है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ICT अपग्रेडेशन, ऑप्शन बी बिल्डिंग रेनोवेशन भवन नवीनीकरण, ऑप्शन सी स्टाफ ट्रेनिंग स्टाफ प्रशिक्षण, ऑप्शन डी डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स पांडुलिपि डिजिटलीकरण, और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा है ICT अपग्रेडेशन। जो भी सहायता दिया जाएगा ICT अपग्रेडेशन के लिए दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फाइनेंशियल एड फॉर लाइब्रेरीज सेलिब्रेटिंग 15th 16th 75th 100 और 125th year anniversaries is provided under which scheme? 50वीं 60वीं 75वीं 100वीं 125वीं 150वीं वर्षगांठ मनाने वाले पुस्तकालयों के लिए वित्तीय सहायता किस योजना के तहत प्रदान की जाती है? अगर कोई लाइब्रेरी अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाएगा, 60वीं वर्षगांठ मनाएगा, 75वीं वर्षगांठ मनाएगा, 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, 125वीं वर्षगांठ मनाएगा और 150वीं वर्षगांठ मनाएगा, तो उसके लिए वित्तीय सहायता फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। तो वो किस स्कीम के तहत दिया जाता है, किस योजना के तहत दिया जाता है? चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ए मैचिंग स्कीम, ऑप्शन बी नॉन मैचिंग स्कीम, ऑप्शन सी स्पेशल पर्पज एंडोमेंट विशेष प्रयोजन विधि निधि, ऑप्शन डी कॉर्पोरेट CSR फंड विशेष प्रयोजन निधि, और नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है नॉन मैचिंग स्कीम। ये जो है करेक्ट आंसर है नॉन मैचिंग स्कीम। गैर मिलान योजना के तहत ये वर्षगांठ मनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एप्लीकेशंस फॉर RRRLF assistance must be sent through the what before reaching RRRLF? RRRLF अनुदान हेतु आवेदन पहले किसके माध्यम से भेजे जाते हैं? जब कोई लाइब्रेरीज फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एप्लीकेशन डालेगी तो किसके थ्रू जाएगा? किसके थ्रू जाएगा? क्या वह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत जाएगा? ऑप्शन बी कन्वेनर स्टेट लाइब्रेरी कमेटी राज्य पुस्तकालय समिति के संयोजक के पास जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिला कलेक्टर के पास जाएगा, डिजिटल इंडिया पोर्टल पे जाएगा, या नन ऑफ द एबव? तो जब कोई भी
स्टेट की लाइब्रेरी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए एप्लीकेशन डालेगी तो सबसे पहले अपने स्टेट में एक कमेटी के पास जाएगा, उसका नाम है स्टेट लाइब्रेरी कमेटी। पुस्तकालय राज्य पुस्तकालय समिति के संयोजक जो कन्वेनर होगा इस कमेटी का, उसके पास जाएगा। तो करेक्ट आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। द अपर फाइनेंशियल लिमिट फॉर नॉलेज कॉर्नर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग मॉडर्नाइजेशन पर लाइब्रेरी पर ईयर इज। प्रति पुस्तकालय प्रति वर्ष नॉलेज कॉर्नर हेतु अधिकतम सहायता मैक्सिमम लिमिट क्या है, ये पूछ रहा है। मैक्सिमम लिमिट क्या है? 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख एंड 5 लाख? नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है 2.5। अधिकतम सहायता 2.5 लाख तक दी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following appears first among RRRLF stated objectives? निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य RRRLF के उद्देश्यों की सूची में पहले आता है? RRRLF के उद्देश्य जो हैं उसकी सूची बनी हुई है, तो सूची में पहले कौन आता है, यानी सबसे पहला उद्देश्य क्या है उसका? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? प्रमोट लाइब्रेरी मूवमेंट, पुस्तकालय आंदोलन को प्रोत्साहित करना। पब्लिश एप्रोप्रिएट लिटरेचर, उपयुक्त साहित्य प्रकाशित करना। एडवाइज द गवर्नमेंट, सरकार को परामर्श देना। प्रोवाइड रिसर्च ग्रांट्स, अनुदान प्राप्त करना या देना। नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर इसका है कि प्रमोटिंग लाइब्रेरी मूवमेंट। प्रमोट लाइब्रेरी मूवमेंट, पुस्तकालय आंदोलन को प्रोत्साहित करना, इसका करेक्ट आंसर है ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। RRRLF एक्ट प्राइमरली एज एजेंसी फॉर लाइब्रेरीज। पुस्तकालयों के लिए RRRLF मुख्य रूप से किस एजेंसी के रूप में कार्य करता है? कौन सी एजेंसी के रूप में RRRLF कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है ए रेगुलेटरी या नियामक, ऑप्शन बी फंडिंग वित्त पोषण, ऑप्शन सी एक्रेडिटेशन प्रत्यायन, ऑप्शन डी सर्टिफिकेशन प्रमाणन, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है वो फंडिंग एजेंसी है, सेंटर के लिए फंडिंग एजेंसी है। सेंटर उसके थ्रू फंड देता है, तो ये वित्त पोषण करता है, फंडिंग। करेक्ट आंसर है बी। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसमें है। RRRLF इज डिस्क्राइब्ड एज फंडिंग बॉडी फॉर पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन इंडिया। इसे जन पुस्तकालय या सार्वजनिक पुस्तकालय विकास के लिए वित्त पोषण निकाय कहा जाता है। फंडिंग एजेंसी है किसके लिए? पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। द ऑफिशियल डोमेन ऑफ RRRLF। RRRLF का आधिकारिक डोमेन क्या है? डोमेन नेम होता है उसकी वेबसाइट में ही डोमेन नेम होता है। तो इसका डोमेन क्या है? rrrlf.nic.in है, rrrlf.gov.in है, rrrlf.org.in है, rrrlf.moc.in है। नॉन ऑफ द एबव। तो मैं थोड़ा नेगेटिव अप्रोच करके चल रहा हूं, MOC नहीं होगा, क्योंकि
एमओसी कहीं और डिनोट कर रहा है तो ये नहीं होगा। अब हमारा 3 बचा, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 3 ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। या तो एनआरसी इन हो सकता है, गॉव इन हो सकता है या ओआरजी इन हो सकता है। तो करेक्ट आंसर है ये gov.in। करेक्ट आंसर है gov.in, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ऑप्शन बी। अब देखिए ये org.in है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इसलिए ये जो है नहीं होगा। ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है हो सकता है, इसलिए ये नहीं होगा। एनआईसी हो सकता था लेकिन ऑलरेडी gov.in पे चल रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, RRRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन establishment coincided with the bicentenary of whose birth? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसके जन्म द्विशताब्दी वर्ष से मेल खाती है? किसी का जन्म द्विशताब्दी था यानी जन्म वर्ष था, तो किसका जन्म वर्ष था? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, SR रंगनाथन, नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। इन्हीं का जन्म शताब्दी था और इन्हीं के जन्म शताब्दी के लिए इस संस्था का RRRLF का को इस्टेब्लिश किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़, देखिए कुछ एक्सप्लेनेशन है इसमें। 1972 मार्क द 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा राम मोहन रॉय। उन्नीस सौ बहत्तर राजा राम मोहन राय की 200वीं जयंती का वर्ष था, यानी उनकी 200वीं जयंती कब मनाई गई? 1972 में। इसीलिए 1972 में जो है ये एनिवर्सरी जब मनाई गई तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन आया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर सैंक्शन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर प्रोजेक्ट विलो 1 करोड़ अंडर दिव्यांगजन स्कीम इज ऑफ सैंक्शनड अमाउंट। दिव्यांगजन योजना में 1 करोड़ से कम परियोजनाओं पर स्वीकृति के पश्चात प्रथम किस्त स्वीकृति राशि का कितना होती है? जब दिव्यांगजन स्कीम है तो अमाउंट स्वीकृत हो गया, सैंक्शन हो गया, तो फर्स्ट जो है इंस्टॉलमेंट कितना होगा ये पूछ रहा है। पूरे राशि का, पूरे अमाउंट का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा? क्या उसको 25% दिया जाएगा, 50% दिया जाएगा, 60% दिया जाएगा, 75% दिया जाएगा, नॉन ऑफ द अबव? तो करेक्ट आंसर है 75%। जितनी अमाउंट सैंक्शन होगी उसको फर्स्ट में ही 75% दे दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, which activity of RRRLF supports the development of mobile library services in remote and rural areas? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की कौन सी गतिविधि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल पुस्तकालय सेवाओं के विकास का समर्थन करती है? मोबाइल पुस्तकालय लाइब्रेरीज में मोबाइल नहीं होता, मूवमेंट होता है, पुस्तकों का मूवमेंट होता है, इसलिए इसको मोबाइल पुस्तकालय सेवा कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। असिस्टेंट टू पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालयों को सहायता करना। फाइनेंशियल एड फॉर रिनोवेशन, नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता। प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट, पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। मैचिंग स्कीम फॉर मोबाइल लाइब्रेरीज,
मोबाइल पुस्तकालयों के लिए मिलान योजना, नॉन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर है डी, मोबाइल पुस्तकालय सेवाओं के विकास का समर्थन कैसे किया जा सकता है? मोबाइल लाइब्रेरीज के द्वारा। तो ये मैचिंग स्कीम के अंतर्गत आता है। तो हमारा 30 क्वेश्चन का ये सेट यहीं समाप्त होता है।